ताकि हम हर स्टेट में जा करके उन युवाओं से मिले, उन नारी न्याय वालों से मिले, उन जो युवा हैं जो जॉब के लिए हैं, वो किसान हैं जो अपने खेत के लिए लड़ रहे हैं, उन सब से मिलते हुए राहुल गांधी एक हमने जो योजना बनाई है कि हम इन 5 न्यायों पे लड़ेंगे और 2024 में हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले हम इसी पे काम करेंगे। यही हमारे न्याय का उद्देश्य है और इसी के लिए हम मणिपुर से लेकर के मुंबई तक चल रहे हैं। अभी मैं औरंगाबाद के गांधी मैदान में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा न्याय यात्रा के तहत आज राहुल गांधी इस गांधी मैदान में पहुंच रहे हैं। इस गांधी मैदान में आपको मैं दिखाने का कोशिश करूंगा कि इस न्याय यात्रा को सफल बनाने के लिए किस तरह से लोगों की भीड़ जुटी हुई है। इधर दिखाने की कोशिश किया जाए, भीड़ जोड़ो, ये भीड़ देख सकते हैं आप किस तरह से के भीड़ जुटी हुई है और कुछ ही क्षण में राहुल गांधी यहाँ उपस्थित होंगे और उनको मैं उनकी अभिभाषण को सुनाने का प्रयास करूंगा। और अभी आप इधर देख सकते हैं कि महिलाएं और बुजुर्ग लोग भी आए हुए हैं और इन सभी लोगों पे ये भीड़ काफी भीड़ जुटी हुई है। इस भीड़ को देखते हुए आप आइए मैं कुछ ऐसे महिला कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश करूंगा कि वो न्याय यात्रा में सफल बनाने के लिए कहां तक क्या प्रयास कर रही है, इससे रूबरू मैं करना। इस न्याय यात्रा में इसलिए आए हैं, राहुल जी का ये न्याय यात्रा है 5 मुद्दे पर, किसानों के लिए, दलितों के लिए और श्रमिकों की भागीदारी, युवा और महिला के लिए। जब मणिपुर में महिला के लिए जो अत्याचार हुआ है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, किसानों का अपना न्याय भी नहीं मिल रहा है, उनका भी श्रमिक जो पेमेंट चल रहा है वो भी नहीं मिल रहा है। और न्याय यात्रा इसलिए चल रहा है सबको न्याय मिले। और जो महिला, खास महिला 14 साल या 12 साल उनका जो अत्याचार हो रहा है, कोई बूढ़ी आदमी मतलब एज हो गया है, वो राहुल जी को बोलता है पोता आओ भारत को बचाओ, महिला को बचाओ। कोई छोटी बेटी बोलता है भैया राहुल भैया मुझे बचा लो। तो इसीलिए सभी का दुख दर्द लेने के लिए आज इकट्ठे खड़े हैं बिहार वाले, राहुल जी को अपना दर्द बांटने के लिए, बोलने के लिए, राहुल जी हम सभी को बचा लो। हम आए हैं आप लोग को, आपके साथ हैं और आप जब न्याय यात्रा करें हम भी आपके साथ हैं और हम कब तक यात्रा जारी रखेंगे। डरो मत, सहो मत, न्याय का हक मिलने तक। कहाँ से आई हुई है? ओडिशा से। क्या नाम हुआ? उषा रानी। अन्य महिलाओं से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ कि वो क्या करती है। मेरा नाम मनोरमा है, मैं छत्तीसगढ़ से भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ी हूँ। जी। देखिए, ये हमने इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाला था। हमें लगा था हम भारत के जो जिस तरह से हिंदू मुस्लिम में डिवाइड किया है उसको जोड़ने का काम करेंगे, लेकिन जब हम वो यात्रा स्टार्ट किए तो हमें पता चला कि यहाँ तो लोगों के साथ अन्याय किया है। 10 साल से 14 साल से जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, ना किसान खुश है, ना महिला खुश है, ना युवा खुश है। जो हम 5 न्याय की बात कर रहे हैं, हम उसी यात्रा से हमें ये प्रेरणा मिली कि हमारे ये जो यात्रा निकाली गई जिसमें न्याय वर्ड जोड़ा गया है, उन सभी के न्याय के लिए हमारे आज हम ये भ्रमण कर रहे हैं ताकि हम हर स्टेट में जा करके उन युवाओं से मिले, उन नारी न्याय वालों से मिले, उन जो युवा हैं जो जॉब के लिए हैं, वो किसान हैं जो अपने खेत के लिए लड़ रहे हैं, उन सब से मिलते हुए राहुल गांधी एक हमने जो योजना बनाई है कि हम इन 5 न्यायों पे लड़ेंगे और 2024 में हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले हम इसी पे काम करेंगे। यही हमारे न्याय का उद्देश्य है और इसी के लिए हम मणिपुर से लेकर के मुंबई तक चल रहे हैं। बिहार के युवाओं का जोश, बिहार की जो क्रांतिकारी हिस्ट्री है वो थोड़ा देखने को मिला। अब हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार से निकलेगी, आपसे मिलने का मौका मिलेगा, आपसे बातचीत करने का मौका मिलेगा। ये हमने भारत जोड़ो यात्रा 1 साल पहले की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले 4000 किलोमीटर, हर रोज 20-25-30 किलोमीटर चलते थे
6 बजे उठकर और लाखों लोग हमारे साथ चले। समुद्र के तट से शुरू किया, हिमालय तक पहुंच गए, पूरा देश देखने को मिला। युवाओं से बात की, किसानों से, मजदूरों से 7-8 घंटे बात होती थी, अलग अलग लोगों से बात होती थी। और फिर शाम को 15-20 मिनट ऐसे हम अपनी बात करते थे। लोगों ने हमसे पूछा 4000 किलोमीटर चलने की क्या जरूरत हुई। कहा कि देखिए राहुल जी, 4000 किलोमीटर शायद पहले कोई चला नहीं है, आपको जरूरत क्यों पड़ी। मैं कहता था देखिए पूरा का पूरा सिस्टम जो है, मीडिया का सिस्टम, हिंदुस्तान का सिस्टम चुने हुए लोगों के हाथ में है, नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। मैंने अभी 2 दिन पहले किसानों से बात की, फोन पे बात की। एक्स आर्मी का जवान था, उसके मुंह पे छर्रे मार दिए। मैंने उससे कहा देखो आप पहले देश के लिए लड़ रहे थे, जब आप सेना में थे तब आप देश के लिए लड़ रहे थे, मगर आप ये मत सोचो कि आप आज देश के लिए नहीं लड़ रहे हो। जो आपके छर्रे मुंह में लगे हैं, ये भी आप देशभक्ति का काम कर रहे थे, किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे। तो मीडिया में तो नहीं दिखेगा भैया, आप देख लो, यहां पे आपको भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हजारों लोगों की भीड़ दिखेगी, मगर आप टीवी ऑन करोगे तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखेगा। तो सुना है वहां दुबई में वहां के राजा से गले मिल रहे हैं, 2-3 बार गले मिलेंगे, तो वो टीवी पे देखने को मिलेगा। इसलिए 4000 किलोमीटर हम चले, क्योंकि हम डायरेक्ट जनता से बात कर रहे हैं। मतलब ये जो टेलीविजन वाले बिचौली हैं, इनको हमने बरकरार कर दिया है। भारत जोड़ो यात्रा पे हमने नारा दिया, नहीं हमने नहीं दिया, नारा भीड़ से निकला। एक दिन एक व्यक्ति बाहर दौड़ता हुआ आया, पुलिस वाले ने उसको मारा। पहले इधर से आया, इधर से पुलिस वालों ने रोका, फिर दूसरी साइड से आने की कोशिश की, फिर उसको 2 दिन धक्के लगे। अंत में वो दौड़ता हुआ आता है मेरे सामने, ऐसे खड़ा होकर कहता है राहुल जी, मैं समझ गया, मैं जानता हूं आप क्या कर रहे हो। मैंने उससे पूछा भैया बताओ क्या करना हो। कहता है नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलो। मैंने कहा बात तो सही है। और फिर भाषण में मैंने कहा कि देखिए भीड़ से आवाज आई है, भीड़ से नारा आया है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। और सिर्फ मैं नहीं, देखो सारे के सारे मुस्कुरा रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं को देखो, ऐसे देखते हैं। पूरी दुनिया को रोज ऐसे देखते हैं कि बाकी सब लोगों को कुछ नहीं मालूम, आरएसएस और बीजेपी के लोगों को सब कुछ मालूम। सोच है उनकी। और देश में कोने कोने में नफरत फैलाते रहते हैं। मणिपुर को जला दिया, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं। तो उनके हिंसा और नफरत के खिलाफ
हमने भारत जोड़ो यात्रा की और ये नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। रास्ते में एक और बात पता लगी, 4000 किलोमीटर लाखों लोगों से मिले। हमने पूछा, भैया बताओ, ये देश में जो नफरत फैल रही है, हिंसा फैल रही है, क्रोध है, इसका कारण क्या है? मैंने ये सवाल हजारों बार लोगों से पूछा, आम जनता से पूछा। नहीं, मोदी नहीं है, मैं आपको बताता हूं। मोदी इस चीज का चिन्ह है, मगर मोदी कारण नहीं है, कारण दूसरा है। और किसानों ने मुझे बताया, युवाओं ने बताया कि राहुल जी, हर रोज हमारे खिलाफ कोई ना कोई अन्याय किया जाता है। हिंदुस्तान में गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को 21वीं सदी में न्याय नहीं मिल सकता, और इसका नतीजा नफरत और हिंसा। और ये बिल्कुल सही बात है। गरीब व्यक्ति जितनी भी कोशिश कर ले, किसान जितना भी चिल्ला ले, मजदूर जितनी जोरों से चीखे, उसे इस देश में मालूम है कि मुझे न्याय नहीं मिल सकता। रोज दिखता है उसको। आप देखिए, सबसे अमीर लोगों का नरेंद्र मोदी जी ने 14 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया। 14 लाख करोड़ रुपया पूरी की पूरी नरेगा को चलाने के लिए, एक साल के लिए 70,000 करोड़ रुपए। सबसे गरीब लोगों के लिए एक साल में 70,000 करोड़ रुपए। और सारे के सारे अमीर लोगों ने कहा, देखो ये पैसा जाया हो रहा है। 70,000 करोड़ रुपए मनरेगा में जाते हैं और 14 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के 10-15 सबसे अमीर लोगों को एक सेकंड में कर्जा माफ हो जाता है। अखबार में नहीं आता। क्यों? क्योंकि अखबार उनके पहले एक अखबार था, वो एक टेलीविजन था, मीडिया है, एनडीटीवी, उसको भी अदानी जी ने खरीद लिया। तो जहां भी आप देखें, किसानों की ओर देखो, युवाओं की ओर देखो, मजदूरों की ओर देखो, आपको अन्याय अन्याय दिखेगा। 21वीं सदी है। आर्थिक अन्याय, 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी। ये हमारे सारे युवा ये टेलीफोन में घूमते हैं, ये चाइना में बनता है। इसका फायदा चाइना के युवाओं को मिलता है, रोजगार वो ले जाते हैं। और होता क्या है, चाइना का माल हिंदुस्तान के 10-15 अरबपति यहां बेचते हैं। चाइना के युवाओं को फायदा होता है, चाइना की कंपनियों को फायदा होता है, और हमारे यहां 10-15 अरबपतियों को फायदा होता है। और जो छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले हैं, छोटे कारखाने चलाते हैं, उनके लिए क्या? उनके लिए जीएसटी, उनके लिए नोटबंदी, खत्म कर दिया सबको। आप किसी से पूछ लीजिए, यहां पे इंडस्ट्री हुआ करती थी, सारी की सारी बंद हो गई।
बिहार के लोग बाकी प्रदेशों में जाके मजदूरी करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का काम करते हैं। यहाँ पे 4 लाख शिक्षा के मजदूरी कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, उनको एक दिन में निकाला जा सकता है। तो ये आपको सब जगह दिखेगा। अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, हिंदुस्तान में पिछड़ों की कितनी आबादी? कितनी? 50%। ठीक है। दलितों की कितनी आबादी? 15%। आदिवासियों की कितनी आबादी? 8%। कितना हुआ? 50, 15 और 8 कितना हुआ? 73 हुआ ना। तो पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की आबादी 73%। अब मैं आपसे पूछता हूं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कंपनियों में उनकी लिस्ट निकालो। मैंने निकाली है। और उनकी मालिकों की लिस्ट में आदिवासी, दलित और पिछड़े कितने हैं मुझे बताओ। कितने हैं? 0। एक नहीं है। चलो छोड़ो, ये बताओ उनकी सीनियर मैनेजमेंट में कितने हैं? 0। अच्छा बताओ, मीडिया की कंपनी के मालिक ओबीसी, दलित, आदिवासी कितने? 0। प्राइवेट अस्पतालों के मालिक बताओ? 0। प्राइवेट कॉलेज, यूनिवर्सिटी के जो बड़े बड़े संस्थाएं हैं उसमें बताओ कितने? 0। एक नहीं दिखेगा आपको। अब एक काम करो, कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट निकालो, मजदूरों की लिस्ट निकालो और उसमें उनके नाम पढ़ो। आपको सारे के सारे दलित, आदिवासी और पिछड़े मिलेंगे। उसमें थोड़े से जनरल कास्ट के गरीब लोग मिलेंगे।